आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के अंतर्गत ईंट, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम ईंट, मनके और अस्थियां को लेते हुए उसकी पूरी सभ्यता का हम वर्णन करेंगे या उसे समझेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातन वस्तु या प्राचीन वस्तु संभवतः हड़प्पाई मोहर है। प्राचीन कलम बसे लोगों के जीवन में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु जैसे आवासों, औजारों, आभूषणों, मृत भांडों और मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातत्व साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट वस्तुओं में से मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंट सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट शैली से संबंधित थी तथा इस संदर्भ में हमें पशुपालन, कृषि तथा शिल्पकारी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और इनके माध्यम से ही हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर उनके निर्वाह के तरीके, मतलब उन लोग उस समय क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे और क्या कैसा अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उस समय मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। कृषि प्रौद्योगिकी, मोहरों पर किए गए लेखांकन, मिंडो मूर्तियाँ यह दर्शाती हैं उस काल में वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ मतलब बैल के बारे में उस समय जानकारी थी। इसी आधार पर पुरातत्व यह मानते हैं खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे कि फसलों की कटाई के लिए भी प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया गया तथा नहरों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था और जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था। जैसा कि पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक महत्वपूर्ण एक सभ्यता विकसित शहर है, जिसमें यह एक शहरी केंद्रों का विकास था। ऐसा ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो सबसे बुरा स्थल है, परंतु सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा सभ्यता था। नियोजन के लक्षणों में ईंट शामिल है। धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी, एक निश्चित अनुपात में होती थी तथा उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंट हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग लाई गई थी। नालों का निर्माण, नालों का निर्माण भी अनूठी और विशिष्ट एक नियोजित जल निकासी की प्रणाली थी, जो कि सड़कों और गलियों में ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर गृह स्थापत्य में यह शहर जो है ये निचला शहर होता था और आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन भवनों के बीच में एक बड़ा आंगन, उसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे और प्रत्येक घर में एक स्नानघर होता था जो ईंटों के फर्श से बना होता था। इन स्नानघरों की नालियां जो है दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। फिर है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पुरातत्वविद संस्कृति विशेष के रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं को ज्ञात करने के लिए कई प्रकार की विधियों का वे प्रयोग करते थे, जिसमें से एक विधि है शवाधान विधि। इसमें मिले शवाधानों से मृतकों के गर्तों में दफनाया जाता था और उनके साथ साथ जो उनकी आवश्यक सामग्री होती थी वह सारी चीज़ें उसके साथ रख दी जाती थी। जैसे पुरुष की खोपड़ी के साथ शंख के 3 छल्ले, मनके, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं मृतकों के तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। इससे यह पता चलता है कि सभ्यता निवासी जो है मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था। फिर शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प कार्यों के अंतर्गत मनके बनाना, धातु कर्म, शंख की कटाई, मोहर निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित थे। जैसे कि पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं, शंख और पकी मिट्टी सभी पदार्थों का प्रयोग मनके बनाने में होता था। ये मनके जो होते थे वो चक्राकार, गोलाकार, बेलनाकार, डोलनाकार और खंडित भी होते थे। इन मनकों को घिसाई करके, छेद करके इस प्रक्रिया के द्वारा उसे पूरा किया जाता था और एक माला के रूप में तैयार किया जाता था।
फिर है मोहरे, लिपि तथा पाठ। मोहरे जो तुम जानते होगे कि मोहरे जो है वह एक मोहरे, लिपि तथा पाठ। मोहरे और मुद्रांकन। लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का मुद्रांकनों का प्रयोग होता था। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से यदि दूसरे स्थान पर भेजा गया है तो उसके ऊपर सिरा रस्सी से बांधा जाता था और गांठ में गीली मिट्टी लगाकर उसे मोहरों से दबाया जाता था, जिससे मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती थी और थैले अपने गंतव्य तक पहुंचाने तथा मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा होता था। इसका अर्थ यह होता था कि इस थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है और मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था कि किसने कहाँ से भेजा है। और एक रहस्यमय लिपि, हड़प्पाई मोहरों पर लिखी पंक्ति मालिक के नाम व पदवी को भी दर्शाता था। विद्वान ने बताया है कि इन मोहरों पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को इसका अर्थ समझने में सहयोग करता था। अधिकांश अभिलेख जो संक्षेप में है और लगभग 26 चिन्ह है, हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। मोहरे तांबों के औजार, मर्तबानों के औवट, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि, छड़े और एक प्राचीन सूचना पट पर लिखावट मिली है। ऐसा भी माना जाता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता था। फिर है पाठ। पाठ का प्रयोग जो है सूक्ष्म व परिशुद्ध प्रणाली द्वारा विनिमय को नियंत्रित किया जाता था। पाठ सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे तथा ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मापदंड में द्वितकारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 तक हैं। वे सभी ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। इन परिवर्तनों के विषय में कुछ व्याख्याएं सम्मिलित हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक बाढ़, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना, मार्ग परिवर्तित कर लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग। ये सारे कारण पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। कुछ वस्तुओं के पतन के संदर्भ में सही हो जाते हैं और ऐसा भी लगता है कि सुदृढ़ एकीकरण के संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया होगा। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृत भांडों के लोक मानकीकृत बाट प्रणाली है के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग शहरों के पतन व त्याग के परिवर्तन के तर्क को बल मिलता है। फिर है खोजों का वर्गीकरण। पुरातत्व वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातत्व उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके पश्चात पुरातत्व अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। इसमें जैसे पत्थर, अस्थियां, मिट्टी, हाथीदांत, धातु आदि के संबंध में होता है। दूसरा सिद्धांत अधिक जटिल और उपयोगिता के आधार पर होता है, जिसमें पुरातत्वविदों को यह तय करना होता है कि पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण या फिर दोनों अनुष्ठान में प्रयोग किए जाने वाली कोई वस्तु है। फिर किसी वस्तु की पुरा वस्तु की उपयोगिता आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं की उनकी समानता पर आधारित होती है, जैसे कि मनके, पत्थर के टुकड़े, चक्कियाँ, पात इसके उदाहरण हैं। फिर है कभी कभी पुरातत्वविदों की अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे हड़प्पा के स्तर मिले कपास के टुकड़े तथा पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर भी निर्भर रहना पड़ता है। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। आरंभिक ऐतिहासिक स्टारों में कई अधिक प्राचीन स्टारों में संबंध थी। एक अन्य पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने भी हड़प्पा में मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो में खोज निकाली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि दोनों ही पुरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। फिर व्याख्या की समस्याएं। कई बार इतिहास की जो व्याख्या की जाती है उसमें भी कई समस्याएं आती हैं, जैसे कि पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे पहले धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती है। प्रारंभ में पुरातत्वविदों को लगता था कि वस्तुओं की असामान्य और अपरिचित लगती थी और संभवतः धार्मिक महत्व की भी होती थी, जिसमें आभूषणों से सजी नारी मृण मूर्तियों मातृदेवियों की संज्ञा दी गई है। पुरुषों की दुर्लभ परतों बनी मूर्ति मानवीकृत मुद्रा की एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को इसी वर्गीकृत में किया गया।
मोहरों में उत्पन्न अनुष्ठान से दृश्य बने हैं, जिससे कि धार्मिक आस्थाओं, प्रथाओं और पुनर्विकसित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य मोहरों पर पेड़ पौधे भी उत्कीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर हैं, जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे एक श्रृंगी भी कहा गया है। एक मोहर में एक आकृति ऐसी पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया है। कभी कभी इन्हें जानवरों से घिरा दर्शाया गया है। इसे आद्य शिव या हिंदू धर्म की प्रमुख देवताओं में से आरंभिक रूप में संज्ञा दी गई है। गृह कार्य, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर संक्षिप्त लेख लिखिए। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता के समाधानों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के पतन को स्पष्ट करते हुए कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं।